फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में आपका थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने बोर्ड वर्क में टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने बोर्ड वर्क में पढ़ा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड वर्क काफी नहीं है, बोर्ड वर्क के साथ साथ आपके एनसीईआरटी की भी जरूरत है, राइट। और सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बोर्ड वर्क की भी जरूरत है, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। हेडिंग डालेंगे क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। याद करो ये क्लासिफिकेशन वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, राइट। हमने जब लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड, तो हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी के टोटल 4 स्टेप्स है। अगर हम बात करते हैं बेसिक टैक्सोनॉमी की तो उसके टोटल 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद था क्लासिफिकेशन एंड फाइनली था नोमेनक्लेचर। तो उसी क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, इस वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। हमने लास्ट चैप्टर पे याद करो हमने क्या पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्या है, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने थे? 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब इतने सारे स्पीसीज को अलग अलग पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई कर पाना, उनका क्लासिफिकेशन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसी वजह से हम लोगों को एक सिस्टम चाहिए था, एक डिवाइस चाहिए था जिसके थ्रू ये प्रोसेस बहुत जल्दी से हो जाए। और क्लासिफिकेशन क्या करता है? उसी डिवाइस का काम कौन करता है? क्लासिफिकेशन करता है। इसी वजह से हम लोगों को क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, राइट। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो टर्म है ये हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है, ये बहुत पहले से हमको पता था और बहुत पहले से हम चीजों को क्लासिफाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अर्ली मैंस की, तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अर्ली मैंस ने क्या किया था? अपने यूज के हिसाब से चीजों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, राइट। एक है फूड, दूसरा था क्या? क्लोथिंग्स, और थर्ड था आपका शेल्टर, राइट। तीनों चीज में उन्होंने डिवाइड कर लिया। उन्होंने क्या देखा कि इस प्लांट से या इस एनिमल से मुझे फूड मिल सकता है, तो इसको फूड की कैटेगरी में डाल दिया। इस प्लांट के लकड़ी से मैं शेल्टर बना सकता हूं, तो उसको शेल्टर की कैटेगरी में डाल दिया। इस प्लांट या इस एनिमल से मैं अपना क्या क्लोथ्स बना सकता हूं, तो उसको क्लोथिंग के कैटेगरी में डाल दिया। तो क्लासिफिकेशन जो टर्म है या क्लासिफिकेशन जो चीज है ये हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट नॉन साइंटिफिक, अगर मैं बात करूं फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, तो उसमें क्या किया था? अर्ली मैन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहां हम लोग बात करेंगे सभी के सभी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, अगर मैं बात करता हूं किसकी? फर्स्ट साइंटिफिक, वो नॉन साइंटिफिक था। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, तो इसको किसने दिया था? इसको किया था किसने? सर एरिस्टोटल ने। किसने किया था? सर एरिस्टोटल ने। सर एरिस्टोटल ने पहली बार जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था उसको सर एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें? उन्होंने एक में रखा हर्ब्स, उन्होंने क्या किया? शर्ब्स, और थर्ड उन्होंने क्या रखा? ट्री। थर्ड उन्होंने रखा ट्री। ये उन्होंने किस बेसिस पे किया? ये उन्होंने किया था बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे। बेस्ड अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? ये किसके बेसिस पे हुआ था? ये किसके बेसिस पे उन्होंने किया था? तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा? बेस्ड ऑन इजी
बेस्ड ऑन इजी morphological based on easy morphological characters easy morphol मान लो कि मैंने एक तरफ तुलसी का पौधा रख दिया और एक तरफ आपको दिखा दिया बरगद का पेड़, तो आप बोल सकते हो कि ये भाई हर्ब्स है और ये एक ट्री है। कैसे बोल सकते हो? बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी आपको नहीं, आपने सिर्फ एक इजी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर पे ये डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो कि भाई ये एक हर्ब है और ये एक ट्री है। तो उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने क्या किया था कि बेस्ड ऑन इजी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक में उन्होंने रखा हर्ब्स, दूसरे में रखा शर्ब और तीसरे में रखा उन्होंने ट्री, राइट। सेम टू सेम उन्होंने एनिमल्स के लिए भी किया था। एनिमल्स के लिए उन्होंने क्या किया था? एनिमल्स को उन्होंने क्या किया था? एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कि कौन से कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक के अंदर उन्होंने क्या रखा? इनेइमा और दूसरे कैटेगरी में रखा उन्होंने एनेइमा। अब ये किस बेसिस पे किया उन्होंने? ये उन्होंने किया बेस्ड ऑन आरबीसी, बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन प्रेजेंस and absence, based on presence and absence. Based on presence and absence of what? RBC. RBC का मतलब रेड ब्लड सेल। अगर RBC प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या बोल दिया? RBC अगर प्रेजेंट है तो उन्होंने बोल दिया इनेइमा। अगर RBC एब्सेंट है तो उन्होंने क्या बोल दिया? अगर RBC एब्सेंट है तो उन्होंने बोल दिया उसको एनेइमा। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो प्लांट के उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, शर्ब्स और ट्री, बेस्ड ऑन क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक था इनेइमा और दूसरा था एनेइमा, राइट, बेस्ड अपॉन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ RBC। मतलब इसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होगा, इसमें रेड ब्लड जो है प्रेजेंट नहीं होगा। ये था फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आया? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। हेडिंग डाल दीजिए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम system of what? Classification. 2 kingdom system of classification, right? तो इसको दिया किसने था? तो it was proposed by, फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? it was proposed by whom? proposed by Sir Carolus Linnaeus। किसने दिया था? सर कैरोलस लीनियस ने, राइट। किसने दिया था? सर कैरोलस लीनियस ने। यहाँ पे 2 किंगडम कौन थे? 2 किंगडम थे। पहला किंगडम कौन था? पहला किंगडम था किंगडम कौन? किंगडम आपका था प्लांटी और प्लांटे। और दूसरा किंगडम क्या था? दूसरा किंगडम था आपका कौन? दूसरा किंगडम था आपका एनिमेलिया, राइट। क्या था आपका? एनिमेलिया, मतलब एनिमल्स, राइट। ये 2 किंगडम उन्होंने, एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। अब उन्होंने किस क्राइटेरिया की बेसिस पे इस प्लांट और एनिमल को डिस्टिंग्विश किया था? उन्होंने बहुत इजी चीजों के ऊपर इस एनिमल्स और प्लांट्स को उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था, राइट। बहुत इजी चीजों पे ऊपर उन्होंने किया था। फर्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा? फर्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने रखा सेल वॉल। क्या रखा उन्होंने? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रखा उन्होंने? सेल वॉल।
सेल वॉल, राइट। उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो प्लांट है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या है, तो वो एक एनिमल है, राइट। दूसरा क्राइटेरिया क्या रखा, दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने रखा क्या, सेल वॉल के बाद लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंच सकता है या नहीं। उन्होंने क्या बोला, अगर वो चल सकता है, अगर लोकोमोशन उसमें एब्सेंट है तो वो क्या है, वो एक प्लांट है। अगर लोकोमोशन उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो एक एनिमल है। आपको अभी लग सकता है कि ये कितना सिंपल सिंपल चीजों के ऊपर उन्होंने ये सिस्टम बनाया, अभी लग सकता है। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोचो, आज से 200-300 साल पहले अगर आप पहली बार किसी चीज को क्लासिफिकेशन करना चाह रहे थे और ये कैरेक्टर चूज करना भी उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। आज खड़े होके हम ये बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टर लेना चाहिए था, वो कैरेक्टर लेना चाहिए, बिकॉज आज हमारे पास इतने ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन उस टाइम उतना ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ये पायनियर वर्कर्स थे, ये जितने भी वर्कर्स थे ये पायनियर वर्कर्स थे, ये पायनियर साइंटिस्ट थे। तो उस टाइम किसी चीज को एक नींव रख पाना किसी चीज का, वही बड़ी बात थी। इसी वजह से ये देख के अभी लग सकता है ये कितने सिंपल सिंपल चीजों को उन्होंने कंसिडरेशन में लिया, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी, राइट। उन्होंने पहला कदम रखा, इसलिए हम बाकी के कदम चल पाए। उन्होंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी से स्टार्ट किया, इसी वजह से आज हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तक पहुंच पाए। अगर वो ये नींव नहीं रखते या वो इस सिंपल क्लासिफिकेशन को भी नहीं करते तो आज शायद हम लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, राइट। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत इजी क्राइटेरिया उन्होंने रखा तो प्लीज चीजों को आप आज के हिसाब से नहीं, 200-300 साल पीछे जाके चीजों को सोचिएगा, राइट। थर्ड कैटेगरी उन्होंने क्या रखा, थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने रखा मूड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो हम लोग पढ़ते वो वाला नहीं कि ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटोट्रॉफिक है, राइट, वो वाला नहीं है ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सिंपल था कि ये खाना खाते हैं कि नहीं, ईट और नॉट ईट। अगर नॉट ईट मतलब खाना नहीं खाते हैं तो वो प्लांट है, अगर ईट मतलब खाना खाते हैं तो क्या है, वो एक एनिमल है, राइट। और फोर्थ कैटेगरी उन्होंने क्या रखा, फोर्थ क्राइटेरिया उन्होंने रखा, क्या रखा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। क्या रखा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। बहुत सिंपल, अगर एक्सटर्नल स्टिमुली बहुत ज्यादा स्लो है तो वो प्लांट है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट है तो क्या है, वो एक एनिमल है, राइट। बहुत ज्यादा स्लो है तो वो क्या है, प्लांट्स है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट है तो एनिमल है। तो ये चार मोटा मोटी कैटेगरी उन्होंने चूज किया, एक है सेल वॉल, दूसरा है लोकोमोशन, थर्ड है मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, राइट। अब इस कैटेगरी में कौन कौन आ गए, इस कैटेगरी में सारे के सारे जितने भी से, इसमें फंजाई भी आ गए, आपके आ गए बैक्टीरिया भी आ गया, इसके अंदर आपका जिम्नोस्पर्म आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया, फर्न्स आ गए, मॉसेस आ गए, स्लाइम मोल्ड्स आ गए, सारे के सारे इसमें आ गए। और इसमें कौन कौन आ गया, एनिमेलिया के अंदर जितने भी प्रोटोजोआ थे वो भी आ गए, इनवर्टिब्रेट्स भी आ गए और वर्टिब्रेट्स भी आ गए, राइट। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहली बार आप किसी चीज को करने की कोशिश करोगे तो पहली बार में वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स आप ट्राई करोगे तभी हर एक चीज, छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, नंबर 1 टाइम में कभी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको नंबर ऑफ टाइम चीजों को ट्राई करना पड़ेगा, राइट, तभी आपका ग्रोथ हो सकता है। तो इस क्राइटेरिया के इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसा बोल दिया ये एनिमल्स है, प्लांट्स है, राइट, लेकिन उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने प्रोकैरियोट्स के साथ यूकैरियोट्स को रख दिया, उन्होंने फोटोसिंथेटिक के साथ नॉन फोटोसिंथेटिक को रख दिया, राइट। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी थे जो ना तो उसमें प्लांट के भी कैरेक्टर्स थे और एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स थे। अब वो ना तो प्लांट में जा पा रहा था, ना तो वो एनिमल में जा पाए, राइट।
और एक क्राइटेरिया जो उन्होंने मेन क्राइटेरिया चूज किया था कि सेल वॉल चूज तो उन्होंने सही किया था, लेकिन वो एक चीज चूज करना भूल गए, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कैसा है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो फंजाई में सेल वॉल कैसा है, काइटिनस है। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट में सेल वॉल कैसा है, सेलुलोजिक है। तो सेल वॉल तो है, लेकिन कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ गया। ये सारी चीजें उन्होंने क्या नहीं किया था, ये सारी चीजों उन्होंने चूज करना भूल गए। तो यही सारे ड्रॉबैक्स थे। तो अभी हम अगर लिखें हम लोग कि ड्रॉबैक्स अभी अगर हम लोग लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, तो ड्रॉबैक्स क्या क्या हो जाएगा, तो हेडिंग डाल दीजिए ड्रॉबैक्स, राइट। क्या हेडिंग डालेंगे, ड्रॉबैक्स। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, राइट। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, इट does not distinguish between, नंबर 1 क्या था, it does not distinguish between unicellular and multicellular, मतलब इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक ही जगह पे रख दिया। दूसरा क्या था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी क्या किया, एक साथ रख दिया। और थर्ड जो महापाप किया उन्होंने, वो था क्या, कि उन्होंने फोटोसिंथेटिक को रख दिया, नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ, तो फोटोसिंथेटिक वाले गुस्सा हो गए कि हम लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, आप कैसे हमें नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख सकते हैं, राइट। और दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ी उनका जो ड्रॉबैक था वो था, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, क्या होगा, देयर आर some organisms which have the characteristics which have the characteristics of both plants and animals, so they do not fall naturally into either plant or animal kingdom, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें क्या था, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के ही कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब वो ना तो जा पाए प्लांट में, ना वो जा पाए एनिमल्स में, अब वो क्या करे, राइट। तो ऐसे कौन से थे, तो अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं तो एग्जाम्पल कौन से थे, क्लामाइडोमोनस, राइट, क्लामाइडोमोनस था। एक था आपका क्या, यूग्लिना था, ये भी एक था। और क्या था, और स्लाइम मोल्ड्स थे, और आपका क्या था, माइकोप्लाज्मा था,
तो ये सारे क्या थे, ये सारे के अंदर दोनों ही कैरेक्टर प्रेजेंट थे, एनिमल्स के भी थे और प्लांट्स के भी थे, तो ये उसका एक ड्रॉबैक बन चुका। अब इसी ड्रॉबैक को तो एक बार में मिटाना इम्पॉसिबल था, तो बारी बारी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे इस ड्रॉबैक को मिटाने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे कौन, सर हेकल। हेकल सर ने क्या किया, हेकल सर ने बोला कि ये प्रॉब्लम को चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाला जो प्रॉब्लम है इसको चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको के लिए एक अलग सा किंगडम बना देता हूँ और उसका नाम देता हूँ क्या, प्रोटिस्टा। उसका क्या नाम देता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं प्रोटिस्टा। तो इसी से जन्म हुआ थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन। अब इसको दिया किसने था, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय व्हाट, इट वाज proposed by whom, सर हेकल ने, HACKEL, सर हेकल सर ने इसको दिया था। उन्होंने क्या किया था, अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा was introduced that includes all unicellular what, microorganisms जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या किया, उनको उन्होंने इस कैटेगरी में डाल दिया और बोल दिया दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, राइट। तो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो इसका अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या आ गया, इसमें फंजाई आ गया आपका, इसमें आपका आ गया स्लाइम मोल्ड्स आ गया, इसमें आपका आ गया बैक्टीरिया, इसमें क्या आ गया आपका, इसमें आ गया आपका एल्गी, और इसमें आ गया आपका प्रोटोजोआ। ये सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ आ गई, इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टा के अंदर। अब इस यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे इनके भी अब दो क्या मिले, इनके भी दो और कैटेगरी मिले, राइट। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इनमें भी दो कैटेगरी दिखा। एक कैटेगरी क्या दिखा, एक कैटेगरी दिखा कि एक भाई देखो यूनिसेलुलर तो है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, और एक कैटेगरी में लाई करता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, राइट। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के होते हैं, एक है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और ये जो प्रोटिस्टा जो था इन्होंने दोनों को एक साथ रख दिया, राइट। इसी से क्या हुआ, इसी से एक और किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, दैट इज फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड, जिन्होंने क्या किया, एक और नया किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज व्हाट, मोनेरा। उन्होंने कहा कि भाई देखो यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स है
वो डाल दो प्रोटिस्टा में। कोपलैंड सर आए और हिकल सर से बोले कि देखो तुम एक काम करो, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो तुम रख लो प्रोटिस्टा के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को तुम रख लो, और मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को लेके एक और नया किंगडम बना देता हूँ और उसका नाम देता हूँ क्या, मोनेरा, राइट। तो उसका नाम क्या देता हूँ, मोनेरा। तो हेडिंग डाल दीजिए 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डालेंगे, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक चीज को बड़े अच्छे से पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, राइट। हमारे पास टाइम बहुत है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैं जो भी बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, जो भी एनसीईआरटी से मार्क कर रहा हूँ, हर एक चीज को बहुत बारीकी से अपने कॉपी में नोट कीजिए, राइट। इससे आपको ही फायदा मिलेगा। मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, वो मतलब सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है आपके नीट को क्रैक करने के लिए, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं जो बोर्ड वर्क करता हूँ और एनसीईआरटी से मार्क करवाता हूँ, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आपने ये बोर्ड वर्क मेरे साथ कर लिया ना और एनसीईआरटी को मार्क कर लिया, तो आप तो मतलब एग्जाम में फाड़ दोगे, इतना याद रखिए, ठीक है। और अच्छे से मतलब रेगुलर होइए, मतलब ऐसा नहीं कि आज क्लास किया कल नहीं किया, एक दिन मन हुआ किया, ऐसा मत कीजिए। मेरे साथ रेगुलर आप बने रहिए, चाहे वो बोर्ड वर्क में हो, चाहे वो एनसीईआरटी में हो, हर टाइम बने रहिए। क्योंकि हमारे पास जो 2 साल का वक्त है, उस 2 साल के वक्त को हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और एक प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका बायोलॉजी का जो बेस है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, राइट। आगे जाके क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आप यहाँ से पढ़ लिए, आपने अच्छे से बोर्ड वर्क कर लिया, तो आपका जो बेस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आगे आपने कहीं भी किसी को फील्ड भी चुना, बायोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि बायोलॉजी की किसी भी फील्ड को या किसी भी ब्रांच को अगर आपने चुना, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट। तो हमें रीडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डालेंगे, 4 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम of classification। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था किसने, इट वाज गिवन बाय whom, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड सर, सर कोपलैंड ने, COPELAND, सर कोपलैंड ने इसको दिया था। सर कोपलैंड ने हिकल सर से क्या कहा, हिकल सर से ये बोला कि जितने भी ज़्यादा सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो आप अपने पास रख लीजिए प्रोटिस्टा के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है उसको लेके एक अलग से ग्रुप बना देता हूँ, दैट इज व्हाट, मोनेरा। सो क्या लिखेंगे, अ फोर्थ किंगडम, अ फोर्थ किंगडम, a fourth kingdom monera, a fourth kingdom monera was introduced that includes all unicellular prokaryotic, all unicellular prokaryotic organisms, all unicellular prokaryotic organisms। तो इसको दिया किसने था, इसको दिया था सर कोपलैंड ने। और इस किंगडम का नाम क्या है, इसका नाम है मोनेरा। और इसमें क्या रखा गया, सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो थे उनको रखा गया, राइट। पहले कौन सा डिस्कवर हुआ, पहला जो किंगडम डिस्कवर हुआ, मतलब अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा और मोनेरा के बीच में, तो सबसे पहले जो किंगडम डिस्कवर हुआ दैट वाज प्रोटिस्टा, राइट। उसके बाद आया मोनेरा। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे, एक चार्ट से पढ़ेंगे, या जब हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो हम लोग पहले मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना है हमको। और सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कौन है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स।
इसी वजह से पहले हम मोनेरा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स, राइट। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, इसके एग्जाम्पल के में कौन सा आ गया, मोनेरा को डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, दैट वाज, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका यू बैक्टीरिया एंड आपका आर्की बैक्टीरिया। ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये अब आपका हो गया यू बैक्टीरिया और आपका हो गया आर्की बैक्टीरिया। ये सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी ना, अब तक जो भी पढ़ा हमने, हम लोग डिटेल्स में हर एक चीज को पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो ये था ओवरऑल एक व्यू अबाउट 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें रखा गया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को, राइट, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किसमें रखा गया, उसको रखा गया आपका प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा वाज किंगडम गिवन बाय सर हेक्केल, राइट। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा इजी हुआ क्योंकि आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पहले फर्स्ट साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज मैं चाहूँ तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी करा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम है। हम आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन एकदम सॉलिड पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग, जितना हो सके उतना स्ट्रांग बने। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन इफेक्टिव पढ़ेंगे। जितना भी पढ़ेंगे इफेक्टिव पढ़ेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अभी आप एनसीईआरटी को निकाल लीजिए, एनसीईआरटी से जो भी आपने पढ़ा उसको मार्क कर लेते हैं, और कल फिर से मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, चलो बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने अपना एनसीईआरटी को निकाल लिया होगा, राइट। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था हमारा, ऑन द बेस्ड अपॉन यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मतलब फूड, शेल्टर और क्लोथिंग्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को जो थे हमने क्लासिफाई किया था। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हमने बोला। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को क्या किया, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें एक रेड ब्लड प्रेजेंट है एंड जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे एनाइमा और इनाइमा का वर्ड जो है वो यूज नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों ने उसको यूज किया। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बोर्ड वर्क और एनसीईआरटी दोनों एक साथ इंपॉर्टेंट है। इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया। मतलब लीनियस ने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने रखा था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को। लेकिन इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स है। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। और क्या था, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पार्ट क्या हुआ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि देखा क्लामाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, माइकोप्लाज्मा, ये क्या था, इसमें एनिमल्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट थे और प्लांट्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट थे। इसी वजह से इनको ना तो प्लांटी में रखा गया ना तो एनिमली में रखा गया। इसी वजह से ये इनएडुकेट हो गया, राइट। बहुत ज्यादा वाज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब ये बहुत ज्यादा इनएडुकेट हो गया, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो और ज्यादा अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं इसमें, राइट। लेकिन प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम है जो हमेशा से कांस्टेंट थे, कांस्टेंट है और हमेशा से कांस्टेंट रहेंगे। इसके बाद सीधा आ जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में आपका 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने बोर्ड वर्क में 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने बोर्ड वर्क में पढ़ा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बोर्ड वर्क काफी नहीं है, बोर्ड वर्क के साथ साथ आपके एनसीईआरटी की भी जरूरत है, राइट। और सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बोर्ड वर्क की भी जरूरत है, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।